हाय एवरीवन, मेरा नाम है विकास यादव और आज का जो वीडियो है हमारा वो है सेट्स का। मैं आपको बता दूं, जो सेट आपके 11th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है और आज हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि सेट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि किस तरीके से हम सेट को समझते हैं, सेट होता क्या है, कौन कौन सेट होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद IIT के, ओलंपियाड के, KVPY के जो भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो भी इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वो आपको कराएंगे जिससे कि आपको इनके नॉलेज हो जाए। फिर आपके काम बचता है आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास पेन और एक कॉपी होनी चाहिए कि जो यहाँ पे लिखाएं या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखाते हैं वो आप इसे नोट डाउन कर सको। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो क्वालिटी है, मतलब जो वीडियो में आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो आपके किसी भी कोचिंग के इक्विवेलेंट क्वालिटी मिलेगी। तो आप ये मत सोचेगा कि यहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आपको थोड़ा इसमें कुछ क्वालिटी कम मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जो कोचिंग नहीं जा सकते उनको ये हेल्प करना और उनको ये आप बताना कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके सामने ये लाइन है कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सिंपल सी बात है, आप चाहते हैं कि आपका IIT सिलेक्शन हो जाए या फिर आप चाहते हैं कि आप UPSC IAS बन जाए, तो लेकिन वो इच्छा है, होगा कब चेंज? जब आप निर्णय लेंगे। निर्णय तब लेंगे कि भाई हाँ चलो ठीक है अब करना है, तो ये उससे थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने निश्चय कर लिया कि मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा। और निश्चय भी ऐसा होना चाहिए कि जो कंटिन्यू बना रहे। ऐसा नहीं कि आज निश्चय किया कि 10 घंटे पढ़ेंगे और कल आपने 2 दिन तो पढ़ लिया और तीसरे दिन सो गए आप, तो उससे कुछ नहीं होता। मतलब कंटिन्यू आपका काम होना चाहिए, चाहे आप 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। समझ रहे हैं आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सेट, कि सेट होते क्या हैं। तो अगर सिंपल सी बात करें, सेट का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे देश में 5 नदियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो नदी है, जैसे मान लीजिए गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी क्या है? नदियां हैं। तो जो ये नदियों के नाम हैं ये क्या कहलाते हैं? इसमें एलिमेंट। जैसे मान लीजिए गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, तो ये सारे क्या है? नदियां हैं। ओके, तो ये इनका क्या हो गया? ये पूरा एक सेट हो गया। क्या हो गया? ये पूरा सेट बन गया कृष्णा, ये गंगाओं का। और ये गंगा है ये क्या बन जाती है? इसमें एलिमेंट। आज समझे होंगे आप लोग, जैसे वॉवल्स है AEIOU, तो ये AEIOU क्या है? एलिमेंट है। और इन सबका सेट, यानी कि इन सबका कॉम्बिनेशन क्या वाला है? वॉवल्स बना हुआ है, ठीक है। ABCDEFGHI ये क्या है? अल्फाबेट है। ओके, और जो ABCD है वो क्या है? एलिमेंट है। तो यहाँ पे समझने की चीज ये है कि हम जो सेट होता है, ठीक है, जो हम सेट को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से, ABCD इस तरीके से, देखिए। और उनके जो एलिमेंट हैं उनको हम स्मॉल से करते हैं, ABCD इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि यदि A जो है, इसको लिख लीजिए आप। अब ये मैं ऐसे देखो, यहाँ पे समझो, अब यहां समझिए। ओके, तो ये मैं आपको समझा दिया, कैपिटल लेटर एंड ABC स्मॉल लेटर, ये हो गया एलिमेंट। अब यहां देखिए, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट देन वी राइट A बिलोंग्स A। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स बोलते हैं। देन से A बिलोंग्स टू A। अब जैसे मान लीजिए कि A जो है, गंगा, यमुना नदी, सारी क्या नदियां हैं, तो ये किससे करती हैं? रिवर से बिलोंग्स करती हैं। यदि A डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो हम किस कैसे लिखेंगे? A डज नॉट, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम होल नंबर क्या होते हैं, ये आप सब लोग बहुत छोटी क्लास में समझ चुके हैं, तो आई थिंक ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इज ए सेट ऑफ कंटेनिंग द एलिमेंट। तो देखिए नेचुरल नंबर कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? आपके सारे नेचुरल नंबर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि सम इंपोर्टेंट नंबर ऑफ सेट, कि सम इंपोर्टेंट नंबर सेट कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर n मान लिया, तो क्या कहेंगे इसको, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, n फॉर नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। W सेट ऑफ ऑल होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। Z और या फिर I, इसे क्या बोलते हैं, इंटीजर, या फिर किसी का हम डिनोट करते हैं Z से, तो क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं देखिए जरा, -2 -1, कुछ भी जो माइनस, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। Z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, जीरो क्या होता है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा आप। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वही क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम यहाँ पे माइनस बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए सिंपल -3 -2 और -1, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या बनेंगे, ऑल नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपने ये देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने आपको बोला है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अलावा आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया कि Z नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे Z0 जो है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स इज कॉल्ड, क्या होता है नॉन जीरो, यानी +-2 +-2। अच्छा, ये प्लस माइनस कैसे आता है, जैसे मान लीजिए x² 4 है, तो अगर x क्या +-2 बनेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये चीज़ आनी चाहिए। Q को क्या बोलेंगे, Q क्या है यहाँ पे, ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर P/Q। अब रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में हम जिसको दे सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2 3/2, ये सारे क्या हैं आपके रेशनल नंबर है। यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, जानते होंगे आप लोग। रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे R- देखा, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, इरेशनल। अब जैसे क्या है, पाई ई log 2, जो मैंने आपको लॉग वाला चैप्टर, जो सॉरी मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी, आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है लॉग का। तो सारे लॉग के क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा जो रूट में होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। आगे देखिए, मेथड टू राइट सेट। अब कैसे क्या लिखते हैं वो समझिए। अब देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो है रोस्टर, ओके, मेथड, और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। फॉर्म बोल सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए रोस्टर मेथड सिंपली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वोवल्स हैं, A E I O, इनको हम कॉमा लगा देते हैं। कैसे लिखा है ऐसे समझिए, AEIOU, ओके। तो यहाँ पे क्या देखो, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सामने आ गया। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेट बाय कॉमा, ठीक है, कि लिस्टिंग एलिमेंट को किसे हम सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, एंड एनक्लोज देन बाय द कर्ली ब्रैकेट, किसे, कर्ली ब्रैकेट। ये क्या होता है आपका, कर्ली ब्रैकेट से हम उसे एनक्लोज कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टर मेथड बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार रोस्टर मेथड, जिसको हम टबुलर मेथड भी बोलते हैं, उसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अलग से। जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसी का एग्जाम्पल है। उसमें जैसे क्या लिखा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² x -2 = 0, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। तो करना क्या है आपको, जैसे x² + x है, ये इसे क्या करेंगे आप लोग, तो पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए रोस्टर फॉर्म में करने के लिए। तो कैसे क्या करेंगे, देखो x + 2x - x2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, x + 2 एंड x - 1, यहाँ पर 2 एंड -1 सॉरी +1 एंड यहाँ पर -2,
ये क्या आ गया, इसके वैल्यू आ गई x की। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, x 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म में हो गई। तो काफ़ी अच्छा था ये, ठीक है, सिंपल भी था काफ़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक और देखते हैं, जैसे क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि आपके सामने एक क्वेश्चन और आपकी बुक का ही है कि राइट द सेट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि इसमें कंडीशन क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। यानी कि देखो 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 6 का 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का करेंगे तो 36, 7 करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि 40 से कम होना चाहिए। तो यानी कि यहीं तक हमारे पास x की लिखेंगे और इसको लिखने का सिंपल तरीका रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, सिंपली ये रोस्टर फॉर्म इसकी बन जाएगी 1 4 9 16 25 एंड 36 और ये हमने इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इन दिस केस वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑन द सेट। यहाँ पर हमने यहाँ पे ओपन किया था सेट को और हमें अब यहाँ पे सेट बनाना होता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपको परिचय बताया, जैसे मान लीजिए कि x दे रखा था आपको, x इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 दे रखा था, तो उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, ओके। तो सेट देखो समझो यहाँ पे जैसे यहाँ आपको दे रखा है ऑलरेडी, क्वेश्चन क्या है आपकी बुक का ही ले रहे हैं सारा अभी बेसिक समझाने के लिए। राइट द सेट A 1 4 9 16 25 in the set builder form, ओके। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे क्या करेंगे वो देखिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखो ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, 25। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, जो भी नंबर है तो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, a बताया था आपको पहले ही, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो यानी कि हम इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, x इक्वल टू n स्क्वायर, ओके, वेयर n बिलोंग्स n। जो n स्क्वायर है वो किसे करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। पहले अगर ये होता है तो रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में जो आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी होती है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, एक सेट बना देते हैं उसको सिंपल फॉर्म में, ओके। और समझिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए राइट द सेट, ये आपको दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5, 5/6 and 6/7 in the set builder form। इसमें लिखना है आपको। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो डिनोमीटर है वो न्यूमरेटर क्या है, एक अंक आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 आ रहा है, 2 का 3 आ रहा है यहाँ पे,
और यहाँ पर 3 का 4, 5 का 6 इस तरीके से आ रहा है। तो अब चलो इसको लिखते हैं हम लोग। ये लिखा हमने x इज इक्वल टू n प्लस 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 6। क्या देखो यहाँ तो मैक्सिमम से n की वैल्यू 6 से ऊपर नहीं जा रही है, तो 6 से ऊपर जाएगी नहीं। तो जो n की वैल्यू है वो लेस देन 6 के है एंड इक्वल है, एंड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसके अलावा आपके और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, आप उनको चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने सबको रफ करते हैं हम लोग यहाँ पर। इस फॉर्म को ये जो है इसको ये कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये x इक्वल टू 2n है, तो अगर n को हम 2 मान लें, ठीक है, तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर अगर 3 मान लेते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे z क्या था आपके पास, इंटीजर्स था, तो 0 1 4 इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, एग्जाम्पल। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं टाइप ऑफ सेट, कि सेट कितने प्रकार से होते हैं वो देखते हैं। पहला सेट है नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। इस सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। और डिनोट कैसे करेंगे, 5 से और यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पर समझो ये एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू n एंड ये 5 लेस देन x एंड लेस देन 6 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये 5, इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्यों है ये नल सेट क्यों है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। कि वही जो सेट क्या होता है, 1 एलिमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई वो है नॉन एम्प्टी सेट। बट यहाँ पे कोई सेट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये x है ना, और लेस देन 6 और लेस देन 5 लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसको समझो थोड़ा, इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नेचुरल नंबर बोल रहा है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये होते हैं। भाई इन दोनों के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। आज समझ होंगे आप लोग कि नल सेट मतलब क्या 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 कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि भाई कोई नंबर तो हो, 5 और 6 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो वो सेट कैसे हो सकता है। तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। ऐसे देखो मान लीजिए 1 है और इस तरीके से x और ये 2 दे रखा है, ओके। तो भाई इन दोनों के बीच में नंबर हो सकता है क्या, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है, ये तो दोनों ही नेचुरल नंबर है। अगर बात करें नेचुरल नंबर की, तो कोई नंबर है ही नहीं इनके बीच में, तो ये क्या हो गया, एक नल सेट बन जाता है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a 1 x एंड 2, और x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक सिंपल सी चीज है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई x, जरा ये बताओ कि ये है कि नल सेट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर। x इज ए रैशनल नंबर। तो आप मुझे बता दो कि भाई x इज ए रैशनल नंबर है, कि भाई ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती हो। चाहे आप रख के देख लो 1/2, कुछ भी रख के देखिए, कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की जो इस x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ गया हमारा कर्सर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती है। कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक आपका नल सेट हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन समझिए। द सेट ऑफ ए, यहाँ पे देखिए पूरा ये आपको दे रखा है, x बिलोंग्स आर रियल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 16
2x इक्वल टू 6 इक्वल, अब यहाँ पर आप कह रहा है कि भाई जो x है उसकी वैल्यू ऐसी हो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी भाई, 3 निकलेगी इसमें से, और इसमें से कितनी निकलेंगे तो कितनी मिलेगी, ±4 ये निकलेगी। इस इक्वेशन से ये वाली आ गई और इस इक्वेशन से ये वाली आ गई। तो यहाँ पे क्या कहा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई बोथ द अबव इक्वेशन, तो दैट मीन्स a इज द नल सेट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपके नल सेट हो गया। तो आई थिंक ये आपको ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। अब हम बोलते हैं सिंगलटन। अब देखो सिंगलटन मतलब सिंगल टर्म जिसके अंदर होती है, यहाँ पर समझो ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। यहाँ पे देखिए देयर इज सेट 0 इज कॉल्ड सिंगल, जब एक सेट मतलब एक ही एलिमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन। इसके अलावा और देखिए फाइनाइट सेट यानी फिक्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत कुछ भी। जैसे फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट विच हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC 1 2 3, ओके, ABC 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट बोलेंगे, मतलब फिक्स हैं जो, ओके। इसके अलावा और क्या है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट ए एंड एज डिनोटेड बाई OA एंड NA इज कॉल्ड कार्डियल नंबर ऑफ द सेट। यहाँ समझो ये एग्जाम्पल दे रखा है, ABCD दे रखा है आपके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, A कितने नंबर है इसमें, 4 है। यहाँ पे अगर ABCDEF होता तो 5 होते, तो यहाँ पे कितने लिखते हैं हम लोग, 5 लिखते हैं। नंबर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। तो आई थिंक नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा ना, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। 6 होंगे तो 6 लिख देंगे, ओके। और समझो यहाँ पर इनफाइनाइट सेट पहले ही बोल दिया, फाइनाइट फिक्स है तो इनफाइनाइट क्या होगा, अनंत होगा, कुछ भी देख लीजिए यहाँ पर। ए सेट विच हैव द नो एन इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे समझो जैसे 1 2 3 4 अभी हम डैश लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए यहाँ पे सब कुछ आपके सामने ये आ रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या आता है, मतलब एवरी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए 2 सेट है, उसका एक एलिमेंट जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 6 7 है, यहाँ का हर एलिमेंट दूसरे सेट में भी आ रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज मेंबर ऑफ A। देखो इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, इसमें 1 है तो इसमें अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर भी 2 है, 7 है, तो इक्वल है दोनों। तो A इक्वल टू B, यानी कि यहाँ पे क्या है, इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, 2 फाइनाइट सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर एलिमेंट्स आर सेम। जैसे यहाँ पे 1 2 3 5 7 है, तो ये क्या है ABCD, तो देखो एलिमेंट बराबर है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट हो गया। इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट, जो इक्वल सेट है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। ये आप थोड़ी इस बात को याद रखिएगा, नोट की है यहाँ पर। अब बात करते हैं सबसेट। तो समझिए सबसेट क्या होता है, ए सेट set A and B two set if every element of A is an element B, then A is called subset of B. If A is a subset of B, we write, अब इसको सबसेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, A सबसेट B। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दे रखा है और B दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो A है सबसेट B का है, तो इसको हम, और यहाँ पे जो ये दे रखा ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा सबसेट क्या है। देखिए हर एलिमेंट B में जो जितने एलिमेंट थे उसका हर एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, यानी कि A जो है B का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, यहाँ पर वापस सुन लीजिए, सेट A एंड B टू सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट B, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। इफ A इज सबसेट ऑफ B, वी राइट, इस तरीके से लिख देंगे। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में सिंपली आपका ये जो सिंबल है वो यही रह जाएगा। इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन वी राइट A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एवरी, थोड़ा यहाँ पे नोट क्या लिखा है वो समझ लीजिए, every set is a subset of itself।
ओके, ये थोड़ा याद रखिएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ फॉर ऑल, ठीक है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सिंपल सी बात है भाई, सब में ही हो सकता है ये चीज़। तो क्लियरली एन नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड आपका ये इंटीजर्स, ठीक है, ये सारे जितने रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और क्यों आपके, तो ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2 की पावर n। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या देखते हैं, समझिए। यहाँ पर जैसे आपकी बुक का ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द सेट, ओके। तो यहाँ पे 5 दे रखा है, आपको a दे रखा है, और ये क्या होता है, नल सेट होता है आपका, ये हो गया, एंड v हो गया आपके सामने, एंड आपके सामने c हो गया। 1 3 5 7 9, ओके, ये है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई 5 और b के बीच में क्या आएगा, a एंड b के बीच में क्या आएगा, एंड a c के बीच में क्या आएगा, एंड b और c के बीच में क्या आएगा। तो समझने की चीज़ ये है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो नल सेट होता है वो सबसेट होता है, यानी कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, अभी हमने नोट में देखा था, तो ये समझ में आ गया होगा। जो 5 है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सिंपल सी बात है। क्या a और b दोनों सबसेट हैं या फिर प्रॉपर सबसेट हैं? देखो, इसमें बना रहा है, इसमें बना रहा है, बोले इसमें 3 नहीं आ रहा है, तो हमने कहा था एवरी एलिमेंट, तो यहाँ पर a का एवरी एलिमेंट b में नहीं है, यानी कि ये नॉट आ गया, ओके। क्योंकि 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 नॉट बिलोंग्स b। क्या a और c, तो 1 और 3 इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर है। देखिए, ये इसमें मतलब एलिमेंट तो सेम है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। इसके अलावा b और c, तो 1 5 9 एंड 1 5, ओके, ठीक है। तो ईच एलिमेंट आ रहा है b का c के अंदर, तो यानी कि b प्रॉपर सबसेट ऑफ c। तो आई थिंक आपको ये पूरा कंडीशन समझ में आ गई होगी, जो भी कंडीशन थी आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट, a set of consisting all possible elements which occur in discussion you called universal set and denoted by u। यहाँ समझिए, देखिए, ऑल सेट आर कंटेन इन द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, a 1 2 3, b 2 4 5 6, c 1 3। अब इन सब का a इसमें एक आ गया 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। पावर सेट बहुत सिंपल सी चीज है आपको। लेट ए द एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, मान लीजिए कोई ए क्या है, एनी सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट एंड ए इज डिनोटेड बाय द पी ए। तो चलिए अब हम पावर सेट का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 and 2 देन पावर सेट साई 1 2 3। अब देखो क्या है कि जो नल सेट होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, तो ये हो गया। एंड जो 1 है इसका सबसेट होगा ए का, 2 का भी 2 भी होगा, एंड हर सेट अपना हर सबसेट अपना सेट का सबसेट होता है, ठीक है। पहले हम देख चुके हैं कि इसका ए है तो इसका सबसेट ए भी हो सकता है। तो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ओके। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, ओके। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे नहीं, और पावर सेट को क्या बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, कितना है 4 के बराबर है ये, ओके, 4 के बराबर है। एंड इसको अगर हम इस तरीके से लिखें 2 के बराबर 2, तो भी सही होगा। अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्म आती है, वो क्या आती है जनरल फॉर्म कि if A is a set with an A, ठीक है, equal to M, then it can be so that n power set
टू की पावर m। ओके, यानी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि n पी ए इक्वल टू 2m। तो ये बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू फाइनाइट सेट ऑफ हैव m and n element respectively, the total number of element in power set of first set is 56 more than the total number of element in power set of the second set। तो देखिए यहाँ पर m दे रखा है फर्स्ट सेट और जो n दे रखा है वो सेकंड सेट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना रेस्पेक्टिवली, टू सेट है तो ये फर्स्ट सेट मान लीजिए। अभी हमने देखा था टू की पावर m देखा था हमने, तो फर्स्ट सेट को हमने मान लिया टू की पावर m एंड सेकंड सेट को हमने मान लिया टू की पावर n। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कहाँ गया, सॉरी, पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ सेकंड सेट। यानी कि जो 2m है वो किसके बराबर है, इसके मोर देन है 56। इस तरीके से लिखेंगे, जिससे कंपेरिजन करते हैं। आपने 10th क्लास सीखा होगा तो हम उसी में ऐड करते हैं। तो सेकंड सेट में से मोर देन है यानी कि इसमें इक्वल टू कर देंगे। ये हो गया हमारे सामने। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब कैसे क्या सॉल्व करेंगे वो थोड़ा अलग तरीका होता है, वो देखिए। यहाँ पर 2 की पावर m एंड 2 की पावर n एंड ये दे रखा है आपको 56। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत ये है कि हम इनको एक ही फॉर्म में कर लें। कैसे क्या फॉर्म में कर लें वो देखो। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपली 2 की पावर, हमें क्या निकालना है, m और n के लिए निकालने हैं। ठीक है, 2 की पावर n एंड 2 की पावर n इक्वल टू 56 है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, सिंपली पहले मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे ऐसे कॉमन ले लिया तो ये बन जाता है 2 की पावर n एंड 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी कोई हो गया, कोई बात नहीं। 2 की पावर यहाँ पर n हमने कॉमन लिया तो देखिए बन गया 2 की पावर m माइनस n और ये बन गया माइनस 1। अब जो 56 है इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करते हैं इसको हमने, तो देखिए 2 की पावर इसके कर लीजिए यहाँ पर, देखिए इस तरीके से कर लिया हमने, ये हो गया। ठीक है, फैक्टर यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी कि 2 की पावर 3 ओके एंड माइनस 1 2 की पावर 3। इससे क्या हो, देखो समझो यहाँ पर ये कितना बना, देखिए 8 बन गया। 8 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3 तो कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू कितना हो गया, 56 हो गया। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे सामने जो फॉर्म बन के आ गई। तो यानी कि ये एक ही फॉर्म है, यानी कि आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 3, और m की वैल्यू कितनी हो गई, m माइनस n इक्वल टू कितनी है 3। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो इसके आगे क्या हो गया, m इक्वल टू 6। तो यहाँ पर बेसिकली n की वैल्यू 3 है एंड m की वैल्यू क्या है, 6 है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं रख देता हूँ, यहाँ देखो। हाँ तो देखिए क्या है, ये जो मैंने किया यहाँ पे आपको ये शॉर्ट यहाँ पे दे रखा है पूरा, तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वही चीज़ है, हमने पहले इसको 2m मान लिया था और इसको 2n रखा, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और पूरा हमारे सामने ये आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, पहले इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे राइट द पावर सेट, इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ऑन सेट है वो समझ लीजिए। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन को हम उल्टा यू से हम डिनोट करते हैं, यू फॉर यूनियन, ओके। तो ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे देख समझ लीजिए, जैसे a है a 1 2 3 b 2 3 4। अब यहाँ पे 1 लिख देंगे और देखिए 2 3 भी आ रहा है और 4 भी लिख देंगे, यानी कि जो चीज़ रिपीट हो रही है कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग बच गया वो सबको लिख देंगे। तो ये हो गया यूनियन।
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इस तरीके से देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया, ए को समझ लीजिए, ए उल्टा कर दीजिए आप, मतलब ए जैसा है वैसे लिख दीजिए, बीच में डंडा हटा दीजिए, एक्स बिलोंग्स ए, एक्स बिलोंग्स बी। देखिए 1 2 3 है, ये 2 3 4 है। यहाँ पे यूनियन में हम क्या करते थे, जो नंबर कॉमन थे उसको तो लिख ही रहते हैं, साथ में अलग से जो नंबर बच्चे वो भी लिख रहते हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग जो कॉमन नंबर रहते हैं उनको ही लिखेंगे, यानी 2 3 को लिखेंगे सिर्फ ओनली। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट। यहाँ पर a माइनस बी दे रखा है, यानी कि x बिलोंग्स a बट x नॉट बिलोंग्स टू b, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 एंड b 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि जो x है, यानी कि जो आंसर हमारा वो बिलोंग नहीं करेगा b से। तो यहाँ पर देखिए 2 3 एंड 2 3 4, तो 2 3 से कट गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि x बिलोंग नहीं करेगा b से। तो a माइनस बी कितना हो गया, सेट 1 ओनली। और देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट, तो यहाँ पे a डैश x और x नॉट बिलोंग्स a और x बिलोंग्स टू u, यूनियन, तो u माइनस a। यहाँ समझो ये आपको यूनियन दे रखा है, 1 2 से 10 दे रखा है, एंड 1 2 3 4 5। तो अब जो बच गया, ठीक है, इनके अलावा जो बच गया, क्या बच गया, देखो 6 7 8 9 10 बच गया, तो इसको यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि a डैश। आज हम समझ में आ गया होगा ये चीजें, ओके। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए a यूनियन b डैश, और यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे, देखो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ क्या है, यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, a डैश एंड इंटरसेक्ट b डैश, एंड यहाँ पर a इंटरसेक्ट b डैश, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जस्ट अपोजिट चलता है डी मॉर्गन लॉ के अंदर। इसके अलावा a माइनस बी यूनियन c, तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a b के साथ भी माइनस हो जाएगा और c के साथ भी माइनस हो जाएगा, और बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगा। इसके अलावा a माइनस बी इंटरसेक्ट c, इस केस में a माइनस बी, और इसमें ये यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यूनियन में, और यहाँ पर यूनियन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्ट में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वही, a यूनियन एंड b इंटरसेक्ट c, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके। a यूनियन b इंटरसेक्ट a यूनियन c, सॉरी कहाँ गया हमारा कर्सर, ये रहा, a यूनियन b एंड इंटरसेक्ट a यूनियन c। इसके अलावा a इंटरसेक्ट b यूनियन c, तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे a इंटरसेक्ट b यूनियन a इंटरसेक्ट c। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखोगे तो ये चीज़ रहेंगी। तो बस आपको देखो b को एक बार इससे लिख दीजिए, एक बार c को लिख दीजिए ऐसे, और यहाँ पे यूनियन लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर समझो कि b को लिख दीजिए माइनस करके, ठीक है, और जो यूनियन है उसे क्या कर दीजिए, इंटरसेक्ट कर दीजिए इस वाले लॉ के अंदर। कम्यूटेटिव लॉ a यूनियन b, b यूनियन c एंड a इंटरसेक्ट b, b इंटरसेक्ट c, ये चीज़ें आपको याद रखना है। एसोसिएट लॉ a यूनियन b, ये आपको देखो ऐसा रटने नहीं है, अपने आप ये क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपको ये याद हो जाएंगे। ये यूनियन b एंड यूनियन c, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एंड यहाँ भी इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, काफ़ी ये। तो अब हम इसको देखते हैं 10 नंबर को। तो यहाँ पर a इंटरसेक्ट 5 यानी कि नल सेट, तो यहाँ पर ये किसके बराबर, नल सेट के बराबर होगा। a इंटरसेक्ट u किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ये यूनियन नल सेट a के बराबर होगा। ये आपको धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे, बस आपको इनको एक बार अपने सामने जो अभी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर आपको इनको लिख के रखना है, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। कुछ आपको क्वेश्चन करते वक्त याद होंगे जब प्रैक्टिस कराएंगे, और कुछ आपको वैसे याद करने पड़ेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में जल्दी से याद हो सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आज हम इतना ही समझते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती है तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि सर ये इम्प्रूवमेंट करना है, ये ऐसे कुछ आपको बताना चाहिए हमें, जिससे कि हम अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। एंड थैंक यू वेरी मच।